हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी तीसरी लेक्चर सीरीज के साथ आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम मज़ीद एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज है वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज p बाय 2। कि वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर का कंपोनेंट है वो p बाय 2 है। तो जो एंगल मेड बाय वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल इज, तो हमने बताना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बनाएगा। तो यहां पर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहां पर हमारे पास ये वेक्टर p है। तो ये y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट है p बाय 2। तो हमने बताना है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा। तो उसके लिए जस्ट आपने क्या करना है कि जो py है वो p बाय 2 होगा। और उसके बाद हमें यह पता है ये रिलेशन कि p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, ये हमें पता है क्योंकि ये p x और ये py और ये उनका रिजल्टेंट है। तो ये हमने ये वेक्टर सम है ये हमारा। तो यहां से हम p इधर आ गया हमारे पास, और उसके बाद यहां पर हमने जब py की वैल्यू पुट करेंगे तो ये p स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास px की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 बाय 2 p। अब हमने क्या करना है कि हमें पूछा गया है कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको, इस चीज को px को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और p कट जाएगा और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास थीटा है वो क्या आया, हमारे पास 30 आया। तो ये करेक्ट आंसर इसमें 30 है। तो इस जैसे क्वेश्चंस में ट्रिक ये होती है कि यहां पर हमें मे भी ये क्वेश्चन आ जाता कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज p बाय 2। तो फिर क्या करना था, ये px होता। अब ये जो बता रहा हूं ये इसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर ये px हो जाता। तो फिर उसी तरह हम px की जगह पर ये चीज पुट करते तो ये यहां पर हमारे पास फिर py की वैल्यू p की फॉर्म में आती। तो वो हम फिर इस फॉर्मूला में पुट करते और यहां से फिर हम थीटा निकालते। तो यहां पर इस किस्म के सवालों में हमें ये कंपोनेंट दिए होंगे और उससे हमने इस तरह इस फॉर्म में कंपोनेंट दिए होंगे और हमने थीटा निकालना होगा। तो ये इस तरह की वेरिएशन की जा सकती है। तो यहां पर हमारा बेसिकली मकसद यही होता है कि हम एमसीक्यूज भी देखें और उनके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन भी देखें ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है RERG स्टैंड फॉर। अच्छा, ERG स्टैंड फॉर, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है, ये स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रिक रेटिनोग्राफी। अब ये इलेक्ट्रिक रेटिनोग्राफी क्या होता है कि ये एक हाईली एडवांस विजन टेस्ट होता है कि जो हमें बताता है कि हमारी जो आई साइट है वो कितनी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो इसमें होता यह है कि जो हमारा रेटिना होता है, रेटिना पर जब ये लाइट के सिग्नल पड़ते हैं तो वहां से जो सिग्नल जनरेट होते हैं ये बेसिकली उनका एक ग्राफ बना देता है। तो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी आ गई, ERG। तो ये पीपीएससी फिजिक्स के अंदर ये मेमोरी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें इनका भी आइडिया होना चाहिए और मैंने बता दिया कि ये होती भी क्या है। अब उसके बाद हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमें ये कहता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिससे हम अपने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वो कैसे कि अगर आप थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर बताऊंगा, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस के बारे में। तो ये बेसिकली डिवाइस डायोड पर मुश्तमिल होती है, और डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देती है और दूसरे डायरेक्शन में करंट को रोक देती है।
तो जब हम इस डायोड के साथ एसी करंट लगाएंगे, सर्किट कनेक्ट करेंगे, तो जब इसका ये जो एनोड है वहां पर हाफ साइकिल में, आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट के 2 साइकिल होते हैं, एक हाफ साइकिल और एक दूसरा हाफ साइकिल। अगर मैं उसको ऐसे बनाऊं तो वो इस फॉर्म में आता है। तो यहां पर उसके मतलब कि ये जो अगर उसका टर्मिनल देखा जाए इस तरह का, तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव एक हाफ साइकिल में होगा और अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में, अब ये हम यहां पर पहले मैं आपको बताऊंगा हाफ ब्रिज रेक्टिफायर। तो वो क्या करेगा कि वो जब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, तो वो ये करेगा कि यहां पर ये डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। लेकिन फिर क्या होगा, जब दूसरा साइकिल शुरू होगा तो यहां पर ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि अब एनोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ जनरेट होगा, इस तरह का करंट हमें मिलेगा। तो अगर हमने इसको कंप्लीट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, जो कि स्टॉप ना आए, इसमें ये देखें ये गैप आ रहे हैं, तो हमें फुल ब्रिज रेक्टिफायर यूज करना पड़ता है। अब वो क्या करता है, बेसिकली ये वो मशीनरी है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। तो वो कैसे करती है कि यहां पर अगर देखें कि फर्स्ट हाफ साइकिल में यहां पर नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, तो क्या होगा आप खुद देख लें कि मैंने आपको बताया था कि कैथोड नेगेटिव होना चाहिए और एनोड पॉजिटिव होना चाहिए। जो ये देखें कौन से इलेक्ट्रोड का कैथोड पॉजिटिव है, तो यहां पर सॉरी नेगेटिव है, तो यहां पर देखें इसका कैथोड नेगेटिव है, और अगर हम देखें तो इसका कैथोड भी नेगेटिव आ रहा है। लेकिन इसके केस में यहां पर इसका एनोड नेगेटिव आ रहा है और इसका भी एनोड नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में इन दोनों में से करंट नहीं गुजरेगा, करंट ऐसे पास होगा, ये इस फॉर्म में, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी, ये इस तरह जाएगा। ठीक, तो उसके बाद अगले हाफ साइकिल में यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये रिवर्स बाइस हो जाएंगे ये दोनों, और ये देखिए ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये इस किस्म की ऐसे करके ये आ जाएगी, मतलब कि वो ये फ्लो हो जाएगा हमारे पास, ये वाला फ्लो। तो हमें फिर इस तरह का करंट हमें मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है। तो यहां पर मैंने आपको हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज रेक्टिफायर बता दिया, डायोड का बता दिया, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का बता दिया। तो यहां पर ये हमारे पास रेक्टिफायर ये एक डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रे इंक्रीज विद, तो ऑप्शन दिए गए हैं विद इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी, अगर एक्स रे की वेलोसिटी इंक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज होगी, या डिक्रीज कर देंगे उसकी वेलोसिटी तो फिर उसकी पेनिट्रेटिंग पावर नहीं। एक्स रेज के केस में अगर हम उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फिर उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाती है। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है कि यूनिट एरिया में से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम पास हो रहे हैं। तो अगर हम इसकी इंटेंसिटी ज्यादा कर देंगे तो वो ज्यादा एक्सरेज एक जगह से पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो उसके बाद अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो वो हमें ये कहता है कि एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन LCR सीरीज सर्किट, कि LCR सीरीज सर्किट क्या होता है, वो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंस, उसके बाद इंडक्टर और कैपेसिटर, ये इस किस्म का हमारे पास एक सीरीज स्ट्रक्चर होता है जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और हमारे पास कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में लगे होते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या कहा गया है कि रेजोनेंस पर हमने बताना है द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर LCR सीरीज सर्किट में। तो जो पावर फैक्टर होता है वो होता है cos phi इज इक्वल टू R/G। जो R है वो सिंपल रेजिस्टेंस है और G है इंपीडेंस। तो अब देखें यहां पर
एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि एट रेजोनेंस, ये भी कंडीशन याद रखनी है कि XL इज इक्वल टू XC। तो जब XL और ये XC, ये बेसिकली XL वो रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर की वजह से है, और XC वो रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर की जो कैपेसिटर की वजह से है, और R रेजिस्टर की वजह से रेजिस्टेंस है। तो इंपीडेंस इन सब की रेजिस्टेंस का एक सम होता है। तो अब यहां पर अगर आप देख लें कि एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, तो क्या होगा कि जब हम XL इज इक्वल टू XC यहां पर पुट करेंगे तो Z इज इक्वल टू R आ जाएगा। तो उस केस में जब हम यहां पर Z की R वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें तो जो cos phi है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू आई 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन LCR सीरीज सर्किट वो होगी हमारे पास 1। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि सम अमाउंट ऑफ हीट गिवन बाय गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन विल रिजल्ट, कि अगर हम गैस को कुछ हीट दें और हमने कहा है कि गैस को हमने आइसोथर्मल कंडीशन पर रखा हुआ है, तो उस केस में हमने बताना है कि क्या रिजल्ट होगा उस हीट को देने से। कि अगर यहां पर मैंने कहा कि ये मेरा एक पिस्टन है और नीचे से मैंने ये हीट दी, ये एक पिस्टन है, ये एक डिवाइस है, तो यहां पर ये गैस मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने हीट दी, तो मैंने कहा है कि आइसोथर्मल कंडीशन में है, तो होगा क्या। बाकी सारे ऑप्शंस को देख लें पहले कि क्या आइसोथर्मल कंडीशन में अगर हमारी गैस है तो क्या उसका टेम्परेचर राइज करेगा? कभी भी नहीं। आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेम रहेगा। इसका मतलब है हीट के इंक्रीज करने से हमारी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन है इनकरेक्ट। फिर ये देखते हैं कि डूइंग एक्सटर्नल वर्क इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, मतलब कि क्या होगा कि हीट देने से गैस तो एक एक्सटर्नल वर्क करेगी और दूसरा उनका टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं होता। और आखिरी ऑप्शन क्या है कि इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज नहीं होगी, तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डूइंग एक्सटर्नल वर्क।